हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है जनन एवं भ्रूणीय विकास। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करिए तो वह क्रिया जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कहलाता है। वह क्रिया जिसके माध्यम से क्या करता है, जीव अपनी संख्या में अपनी पॉपुलेशन में ग्रोथ करता है, इसको प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है, अपने जैसा जीवों को पैदा करता है। अगर गाय है तो गाय ही मतलब गाय जो गाय है ये अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देगी, भैंस भैंस को। इसी तरह मनुष्य जो है मनुष्य को जो है जन्म देता है। मानव भी अन्य कशेरुकियों की तरह एक लिंगी होता है, यानी इनमें नर और मादा के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। याद रखिएगा, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण और स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरिज प्रमुख जननांग होते हैं। मानव में फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है, निषेचन की जो क्रिया है, अंडवाहिनी या फैलोपियन नली में संपन्न होती है। यहां नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है, 38 वीक्स का होता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन जो क्षमता है, निषेचन जो फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता है, सामान्यतः 48 घंटों तक, कभी कभी 72 घंटों तक जो है सुरक्षित रहती है। जबकि अंडोत्सर्ग के बाद अंडक कोशिका लगभग 12 से 24 घंटों तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं। निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज यानी जाइगोट में विभाजन जो है प्रारंभ हो जाता है। क्रमशः मोरुला और ब्लास्टूला व गैस्टूला का निर्माण होता है। याद रखिएगा, मोरुला, ब्लास्टूला व गैस्टूला का निर्माण होता है। गैस्टूला के निर्माण की प्रक्रिया तीसरे सप्ताह में होती है और इसके दौरान याद रखिएगा, इसके दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों की स्थापना होती है। ठीक है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। ठीक है। गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी प्री एम्ब्रोयनिक स्टेज कहते हैं। जबकि तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास का काल कहते हैं, यानी एम्ब्रोय डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। इस समय बच्चे के अंगों का विकास होता है। तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल, ठीक है, क्या कहते हैं, भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें ऊतक और अंगों का परिपक्व और शारीरिक वृद्धि होता है। उल्व या एमनियोन में उल्वी तरल भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव और धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। जरायु या कोरियोन नामक कला गैसीय विनिमय का नियंत्रण करती है। जबकि अपरापोषिका या एलेंटाइक कला भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का एकत्रण व गैसीय विनिमय में सहयोग करता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है, निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, आप बताइए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, तो याद रखिएगा अंडवाहिनी में, ओविडक्ट में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है।
फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहां पर नर युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। जो फीमेल नर यानी मेल और फीमेल के जो शुक्राणु और अंडाणु हैं जब मिलते हैं निषेचन की क्रिया होता है, इसके द्वारा निषेचन के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित होता है और विकास कर ये शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म का समय जो होता है निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन का होता है या 38 सप्ताह का 38 वीक्स का होता है। सेकंड प्रश्न है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ड को निषेचित करता है? मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ड को निषेचित करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ड को निषेचित करता है? तो सही जवाब है डिम्ड वाहिनी नली यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। पुरुष का शुक्राणु महिला के डिम्ड को डिम्ड वाहिनी नली में जो है निषेचित करता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता जो है सुरक्षित रखते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु अपनी निषेचन या निषेचन क्षमता जो है सुरक्षित रखते हैं। तो इसका सही जवाब है कितने मिनट के लिए, कितने समय के लिए? तो देखिए अगर बात करें तो 1 से 2 दिनों के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद शुक्राणु का निषेचन क्षमता 48 से 72 घंटे तक जो है सुरक्षित रहती है। 4 नंबर है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं और जिसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्व तथा शारीरिक वृद्धि होती है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा उल्व यानी एमनियोन। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए उल्व या एमनियोन में उल्वी तरल जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है भरा रहता है जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने में और बाहरी प्रेशर तथा धक्के इत्यादि से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। एमनियोइट जो या उल्वी जो तरल है या एमनियोटिक जो फ्लूइड है ये बच्चे के चारों ओर सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करता है। 6 नंबर है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा वृषण। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 1862 ईस्वी में इटालियन फिजियोलॉजिस्ट तो 1862 में इटालियन एक फिजियोलॉजिस्ट थे एरिक सर्टोर्ली इन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। सर्टोली कोशिकाएं लुमेन से दूर, कहां से? लुमेन से दूर सूजी नलिकाओं के किनारे पर स्थित होती है। इन्हें सहायक या नर्स कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक रासायनिक यौगिकों को स्रावित करके शुक्राणु जनन की प्रगति में सहायता करती है। इन कोशिकाओं का उत्पादन पुरुष भ्रूण के विकास के समय निर्देशित होता है जब वाई गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण क्षेत्र सक्रिय होता है। याद रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पादप कारिकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण को एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे।
तो आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन करिए। और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट कीजिए या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे जो है हमें मैसेज कीजिए, वहां पे आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।